morning everyone. Up to now what we are discussing, we have discussed about our chapter 5th, that is the Mendel's reaction and the basis evolutionary basis of inheritance. हमने चैप्टर 5 जो हमारा था क्या था, उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने जो चैप्टर 5 हमारा था उसमें हमने जो फिलॉसफी थी कि इनहेरिटेंस शुरू कैसे हुआ, क्या चीज़ें थी, किसने शुरुआत की, प्रिंसिपल्स जो थे इनहेरिटेंस में या वेरिएशंस जो इनहेरिटेंस में हुए थे, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। जिसमें हमने चैप्टर 5 में क्या क्या जाना, मेंडल के वर्क के बारे में जाना कि मेंडल ने कौन कौन से वर्क परफॉर्म किए अपने एक्सपेरिमेंट इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए। अलॉन्ग विद द मेंडल के साथ ही ढेर सारे साइंटिस्ट ने, शेल्टन हंट मॉर्गन ने और जॉर्ज गॉबरी ने और आइजैक ने, सब ने क्या किया था, ढेर सारे साइंटिस्ट ने इनहेरिटेंस को स्टडी किया था कि इसमें इनहेरिटेंस में 1 जीन एंड 2 जीन। अलॉन्ग विद द इनहेरिटेंस टॉपिक हमने चैप्टर 5 में क्या पढ़ा, हमने उसमें अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में जाना। ठीक है, अलॉन्ग विद द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस वी आल्सो स्टडीड अबाउट द disorders, chemical disorders, two types of disorders, Mendelian disorders and chromosomal disorders। हमने दो तरह के disorders और जो diseases जो inheritance या variation के द्वारा हो जाती हैं organism में, उसके बारे में हमने स्टडी किया। Up to that it is the only for the principle and variation of inheritance, but in the next chapter we are going to move forward। हम उस प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन की फिलॉसफी से आगे बढ़ेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में ही जानेंगे, लेकिन किस बेसिस पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। और ये हमारा कौन सा चैप्टर है, इट इज आवर चैप्टर 6 व्हिच इज नोन एज मॉलिक्यूलर बेसिस of inheritance। Understood? Molecular basis of inheritance। इसमें हमें क्या करना है, ये चैप्टर में हम जो इनहेरिटेंस को हमने फिलॉसफी द्वारा, थ्योरी द्वारा प्रूव किया था, ठीक है, उसको हम अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देंगे। मीन्स विद हेल्प ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हम प्रूव करेंगे कि हाँ इनहेरिटेंस प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या है, हम अगर बात करें इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस जो है ये पूरा किस चीज पे है, इनहेरिटेंस में मॉलिक्यूलर बेसिस सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का होता है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, वन इज द डीएनए एंड द अदर वन इज द आरएनए। मींस जो एक जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और जो दूसरा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। तो मेनली हम इस चैप्टर में, अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, हमें इन्हीं दोनों पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मींस हमें किसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें डीएनए और आरएनए और उससे जुड़ी हुई बातें जाननी है। डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है, क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे वो बनते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें इन्वॉल्व होती हैं, किन की चीज़ों से मिल के वो बनते हैं, कौन कौन से एंजाइम उनको हटा सकते हैं, हम कैसे डीएनए ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस ऑल थिंग्स we are going to study in this our chapter molecular basis of inheritance। So let's start with our chapter deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid। हमने अभी बताया ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ दो ही तरह के जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। कौन से, एक हो सकता है डीएनए और दूसरा में भी आरएनए। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उनमें से भी ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो डीएनए ही हमें देखने को मिलता है। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस मोस्टली फंक्शंस एज ए मैसेंजर। और कुछ वायरसेस में आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी का वर्क्स नहीं परफॉर्म करता। इट इज़ ओनली फॉर द मैसेंजर फंक्शन। मैसेंजर के परफॉर्मेंस के लिए मैसेंजर का फंक्शन वो करते हैं आरएनए जो होते हैं वो किसमें, वायरसेस में। एंड ऑल्सो इट फंक्शंस एज एडेप्टर स्ट्रक्चर इन सम केसेस एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल। और क्या करते हैं, वो मैसेंजर के साथ साथ एडेप्टर का भी काम करते हैं, कैटालिटिक मॉलिक्यूल को अडेप्ट करते हैं, कभी कभी उसका स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं।
जो आरएनए, ये कौन करता है, आरएनए करता है। आरएनए मोस्टली किसमें पाए जाते हैं, ये किसके जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जो है वो मोस्टली वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और तो और बता रहे कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और उनके मोनोमर यूनिट्स के बारे में, मीन्स न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर्स के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा है। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम डीएनए के बारे में जानेंगे, उसके रेप्लिकेशन, उसमें ट्रांसक्रिप्शन, उसमें ट्रांसलोकेशन, या डीएनए से आरएनए कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, और कौन कौन से प्रोटीन, मतलब किस किस प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं डीएनए के बनाने के लिए, आरएनए को बनाने के लिए, और वो उनके कैसे वो रेगुलेट किए जाते हैं, वो सारी चीजें हम किस में जानेंगे, इन दिस आवर चैप्टर, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics। और क्या बताया जा रहा है कि ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, मीन्स जो ह्यूमन न्यूक्लियोटाइड की, जो हमने न्यूक्लियोटाइड को डिटरमाइन किया पूरी तरह से, और उस ह्यूमन जीनोम में पिछले 10 सालों में, ये क्या हमें बताता है, ये एक नया एरा को शो करता है कि ये जीनोमिक्स का, मीन्स जीन्स का एक न्यू एरा दिखाता है जो हमने 10 सालों में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एंड इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विल बी डिस्कस्ड। और इस डीएनए से रिलेटेड अगर हम लास्ट सेक्शन में डिस्कस करें तो उसमें क्या आएगा, उसमें जो ह्यूमन जीनोम मीन्स ह्यूमन जीन से रिलेटेड जो उनकी सीक्वेंसेस हैं या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मीन्स वो कैसे ह्यूमन का डीएनए जीनोम बना है, या क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। So let us begin our chapter, our discussion first understanding the structure of most interesting molecule in the living system, that is the DNA। और चलो फिर इसमें कह रहा है कि चलो ठीक है हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। किससे हमें अपना टॉपिक शुरू करना है, विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसके डीएनए की स्ट्रक्चर से हम शुरू करते हैं, और फिर उसका रिलेशन क्या है आरएनए के साथ, वो सब कुछ हम जानेंगे। और इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक ये क्या, डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मेनली 3 चीजों से मिलकर बनता है। डीएनए के लिए जो बनने वाली चीजें जरूरी हैं वो है, पहला है P, दूसरा है S, तीसरा है P। 3 चीजों से मिलकर डीएनए बनता है, मीन्स B फॉर बेस, S फॉर शुगर एंड P फॉर फॉस्फेट। ये पॉलिटिकल पार्टी वाला बीएसपी नहीं है, अंडरस्टूड हियर, ये पॉलिटिकल पार्टी का बीएसपी नहीं है। यहाँ डीएनए का कंजप्शन बीएसपी से होता है, मींस बेस से होता है, एस फॉर शुगर से होता है, पी फॉर फॉस्फेट होता है। डीऑक्सीराइबोस जो ये है, ये शुगर है, न्यूक्लिक एसिड, और ये किसको कंपोज करते हैं, वो बेस और फॉस्फेट को शो करते हैं। तो डीएनए में क्या है, कैसे है, वो चीजें हम कैसे जानेंगे। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बताया जा रहा है कि जो डीएनए है वो एक बहुत बड़ा पॉलीमर है, किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। अब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबो जो होता है वो तो एक शुगर का फॉर्म है, अंडरस्टूड। न्यूक्लियोटाइड्स वो चेन को शो करते हैं, मींस जो बचे हुए फॉस्फेट और बेस हुए वो न्यूक्लियोटाइड में आते हैं। कि और न्यूक्लियोटाइड हम आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है। फिर क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर्ड टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि अगर हमें किसी डीएनए की लेंथ को पता करनी हो तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे और वो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स को हम बेस पेयर के रूप में जानते हैं, उससे ही हमें किसका लेंथ ऑफ द डीएनए पता चलता है। दिस इज ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और तो और ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और फिर यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज वायरस का। क्या है? बैक्टीरियोफेज known as 5X174 has 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बता रहा है? जो बैक्टीरियोफेज 5174 है, ठीक है, 5174 है, उसके पास कितने? उसके पास टोटल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पे मौजूद है। इतने ज्यादा बेस पेयर उसमें मौजूद होते हैं। और फिर क्या कह रहा है? और जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा होता है उसके पास 48,502 पेयर्स होते हैं, 5 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। इस्चेरिशिया कोलाई के पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। और तो और जो हैप्लॉइड कंटेंट ह्यूमन होते हैं, मींस ह्यूमन डीएनए में कितने होते हैं? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ बेस पेयर से बनता है। बेस पेयर जब ढेर सारे नंबर्स में इंक्लूड होंगे, ढेर सारे एक ही जगह पाए जाएंगे, तो क्या करते हैं? वो डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो हम लोग न्यूक्लियोटाइड के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ? डीएनए एक चेन हो गया, चेन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं? ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर एक चेन का फॉर्मेशन कर लें, मींस एक जगह कलेक्टेड हो जाए, तो एक चेन का फॉर्मेशन कर लेंगे, है कि नहीं? और उस चेन को हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। लेकिन अब अगर बात आती है, अगर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड है तो उन्हें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ढेर सारे बेस पेयर्स हैं तो उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर ढेर सारे बेस पेयर एक ही जगह मौजूद हैं तो उन्हें एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस चेन को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह सकते हैं। So we are now going to discuss about what is the structure of polynucleotide chain, कि आखिर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है। So here is the diagram of a polynucleotide chain। हमने यहाँ एक डायग्राम दिखाया है जिसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाया गया है, ठीक है। समझने का कोशिश करिएगा। ये जो P है इसमें, ये है फॉस्फेट, अंडरस्टूड? जो BSP का P था फॉस्फेट, यहाँ P फॉस्फेट को शो कर रहा है। ये जो AT है, ये सब क्या है? ये सब बेस है। और जो ये पेंटागुलर स्ट्रक्चर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब क्या है? ये शुगर है। वो मे बी डीऑक्सीराइबोस या राइबोस शुगर हो सकते हैं। और उन्हीं BSP, इन्हीं तीनों चीजों से मिलके क्या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। वो किसको रिजल्ट करती हैं? वो डीएनए का फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड के पास 3 चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताया। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जिसे हम बेस कहते हैं। और फिर पेंटोस शुगर होता है। 5 पेंटागुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए पेंटोस शुगर होते हैं जो कि डीऑक्सीराइबोस या राइबोस हो सकते हैं। और एक फॉस्फेट बॉन्ड ग्रुप होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। अब अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्यूरीन, जिसके अंदर एडेनिन और गुआनिन आता है, ठीक है, मींस एडेनिन एंड गुआनिन, A एंड G इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर एडेनिन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो A से, और गुआनिन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम गुआनिन को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम G से करते हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं? ये प्यूरीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनमें से पहला जो है प्यूरीन्स, वो A और G होते हैं, एडेनोसिन और गुआनिन। और जो दूसरा पिरिमिडीन है, जो दूसरा है उसे हम पिरिमिडीन के नाम से जानते हैं, अंडरस्टूड? पिरिमिडीन में क्या आते हैं? 3 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरैसिल, ठीक है। एडेनोसिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों हर एक डीएनए मतलब हर एक चेन में पाए जाएंगे, वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। लेकिन अगर डीएनए की बात करें तो अगर यूरेसिल हटा दिया जाए, प्यूरीन, एडेनोसिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये 4 बेसिस हैं तो ये डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। और आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल हो जाता है। आरएनए में थायमीन नहीं, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एक पेंटोस शुगर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जो लिंकेज है, इस लिंकेज को हम नाइट्रोजन
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। द लिंकेज बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस एंड द पेंटोज शुगर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपके जो मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपको जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है ये इसी चैप्टर से उठेगा। ठीक है, इसलिए उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो नाइट्रोजनस बेसिस को और जो पेंटोज शुगर से जुड़ते हैं, वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? वो बॉन्ड का क्या नेम है? नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, वो क्या करता है, एक न्यूक्लियोसाइड को फॉर्म करता है। ठीक है, सच एज एडेनोसिन और डीऑक्सी एडेनोसिन। जैसे कि एडेनोसिन किससे जुड़ा हुआ होता है? डीऑक्सी एडेनोसिन से जुड़ा होता है। गुआनिन डीऑक्सी गुआनिन गुआसाइन से जुड़ा होता है। साइटिडीन हो गया वो डीऑक्सीसिटिडीन, और यूरिडीन हो गया वो जो डीऑक्सीथाइमिडीन से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन वहीं जब एक फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम OH ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, जो फॉस्फेट ग्रुप 5 OH ग्रुप से जुड़ता है, मीन्स ये जो पेंटोज शुगर के 5वें पोजीशन पे जो OH ग्रुप होता है, मीन्स अगर इसमें देखिए ये वाला बॉन्ड है, पेंटोज शुगर के 5th पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, और जो फॉस्फोएस्टर ग्रुप होता है उनके लिंकेज को हम क्या कहते हैं? उनके लिंकेज को हम फॉस्फोएस्टर लिंकेज के नाम से जानते हैं। इसके नाम से फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो ही जो पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है उस बॉन्ड का क्या नेम है? नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो पेंटोज शुगर का 5 पोजीशन पे OH ग्रुप किससे जुड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है, उस बॉन्ड का क्या नेम है? दैट इज नोन एज फॉस्फोएस्टर लिंकेज। उस बॉन्ड को हम फॉस्फोएस्टर लिंकेज के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? जो कि अपने अपने अलग अलग टाइप के शुगर के साथ फॉर्म होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर linked through 3 to 5' phosphodiester linkage to form a dinucleotide। और इसी तरह 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ सकते हैं, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेंगे। अगर ये चेन 5' to 3' पोजीशन शो करती है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पोजीशन है ये किसका है? ये 5' पोजीशन है, और ये जो पोजीशन ये किसका है? 3' पोजीशन है। तो इस चेन का क्या नाम हुआ? ये 5' to 3' चेन हो गई। और इसी का उल्टा 3' to 5' चेन को इसके बगल में लगा दिया जाए, उसमें जोड़ दिया जाए, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन अगर जुड़ जाए तो किसका फॉर्मेशन कर लेंगी? वो एक डाइन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कर लेंगी। मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड इन सच ए मैनर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इसी तरह ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड चेन को एक ही साथ जोड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। ए पॉलीमर दस फॉर्म हैज एट वन एंड ए फ्री एस्टर free phosphate moiety at 5' end of ribose sugar which is referred to as 5' end of polynucleotide chain। और इसी तरह हमें देखने को क्या मिलता है कि एक जो पॉलीमर फॉर्म होता है उसके एक सिरे पे एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जो 5' पोजीशन पे होता है। ठीक है, जो इसका जो 5' पोजीशन शुगर के 5वें पोजीशन पे जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप, और इसीलिए इस एंड को हम 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाम से जानते हैं। और वहीं जो दूसरा चेन होता है जो पेंटोज शुगर के 3रे पोजीशन पे OH ग्रुप से जुड़ा होता है, उसे हम 3' OH ग्रुप मीन्स 3' हाइड्रोक्सी ग्रुप के नाम से जानते हैं। और उससे क्या कहते हैं? उस एंड को नाम दिया जाता है 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसीलिए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है वो एक फॉर्म में होता है, उसे 5' to 3' के नाम से जाना जाता है। The nitrogenous bases linked to sugar moiety project from the backbone। और जो ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो moiety में जो चेन से जुड़े होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, in RNA every nucleotide residue has an additional OH group present at second position of the ribose। ये तो बात हुई DNA की। ठीक है, अगर वही RNA की बात करें, RNA में क्या होता है? RNA में जो सेकेंड पोजीशन होती है ग्रुप उसके शुगर की, राइबोस शुगर की जो सेकेंड पोजीशन होती है वहां पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और तो और RNA में क्या होता है?
थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, जो कि हमने पहले ही प्यूरिन और पिरिमिडीन के टाइम में बता दिया। अंडरस्टूड हियर? ध्यान दीजिएगा, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869। क्या है बताया जा रहा है? डीएनए क्या है? डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। बात ध्यान में रखिएगा, डीएनए क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। और तो और क्या है, इसे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस में किसने देखा था? फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने इन्हें फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस में देखा था किस सदी में? 1869 में। ये बहुत ही पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है, वेलॉट पॉइंट टू बी नोटेड। ध्यान दीजिएगा कि डीएनए क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस, और इसे सबसे पहले न्यूक्लियस में किसने देखा था? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में इन्हें फर्स्ट टाइम देखा था, ऑब्जर्व किया था किसमें? न्यूक्लियस में। और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने इसे डीएनए ना कह के न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ही मेजर क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे, तो आपको बी केयरफुल होना है। अंडरस्टूड? However, due to the technical limitations in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time. और 1869 में हमारे पास बहुत अच्छी मशीनरी तो थी नहीं, इवन और माइक्रोस्कोप भी बहुत हाई फाई हमारे पास नहीं थे। तो फिर कोई फ्रेडरिक मिशर जी उसका लेंथ का या मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर बता नहीं पाए, और इसी वजह से जो स्ट्रक्चर था डीएनए का बहुत टाइम तक हमारे पास अननोन पड़ा रहा। फिर क्या हुआ? इट वाज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, proposed a very simple but famous double helix model of the structure of DNA। फिर क्या हुआ? फिर अभी तो ये तो बात थी 1869 की, फिर जो दूसरी बात कब हुई? तो दूसरी घटना हुई वो 1953 में हुई। क्या हुआ 1953 में? जो फेमस साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया? एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से। एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने किया था? उनका भी नाम दिया है, ध्यान से सुनिएगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने किया था? मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, और उसी एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में फर्स्ट टाइम सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट और अप टू एक्सेप्टेबल, आज तक हम उसी फॉर्म को लेकर चल रहे हैं, वो उन्होंने क्या प्रपोज किया था? डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया था। कौन सा मॉडल था? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मतलब समझ रहे हैं क्या डबल हेलिक्स का? ये जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स का, इन्होंने फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में किसके बेसिस पे? एक्स-रे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे उन्होंने प्रपोज किया था। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बीइंग बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और तो और उनके पास जो उस टाइम सबसे ज़्यादा हॉलमार्क चीज़ें थी, मीन्स हॉलमार्क मीन्स जो उससे ज़्यादा बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ें उस समय क्या थी कि वो पेयरिंग को दिखा पाना, उन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को दिखा पाना जिसके मदद से वो जुड़े हुए थे, मीन्स जो नाइट्रोजनस बेसिस की मदद से जुड़े हुए रहते थे। ये डीएनए सेगमेंट्स किससे जुड़े हुए थे? नाइट्रोजनस बेसिस से ऐसे जुड़े हुए रहते थे ना, उनके स्ट्रक्चर्स को दिखा पाना एक बहुत बड़ा हॉलमार्क हो गया था। हाउएवर द प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारकॉफ that for a double stranded DNA the ratio adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal 1। और तो उसी समय एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने क्या किया? इरविन चारकॉफ, चारकॉफ ने क्या बताया? उसी सब बेसिस पे वो जो डीएनए के ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए थे, उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने डीएनए का रेशियो प्रोवाइड किया।
मीन्स एडेनिन एंड थायमिन, एडेनिन एंड थायमिन इज इक्वल टू गुआनिन एंड साइटोसिन। उन्होंने ये रेशियो का डिस्कस किया था, एडेनिन एंड थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1, मींस ये जो है is to 1, एडेनिन एंड थायमिन इज टू गुआनिन एंड साइटोसिन इज टू 1, मींस जो रेशियो होता है एडेनिन और थायमिन का और गुआनिन और साइटोसिन का डीएनए में, वो 1 को शो करता, वो इक्वल होता है और कांस्टेंट होता है, ठीक है। द बेस पेयरिंग कॉन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी एट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दे आर सेड टू बी फ्रीक्वेंटली complementary to each other and therefore it is sequence of bases in one strand and in known their sequence in the other strand can be predicted। और इसी चारग्राफ रूल के मदद से जो एक स्ट्रैंड में डीएनए होते हैं, ठीक है, मींस एक स्ट्रैंड में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उसके अपोजिट स्ट्रैंड में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम ए डीएनए adds a template for synthesis of any strand, the two double-stranded DNA thus produced would be identical to the parent DNA molecule। और उन्होंने क्या बताया कि अगर सिंगल स्ट्रैंड, अगर एक चेन ही मौजूद है तो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मानेंगे, ठीक है। अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि उसको हम रीसिंथेसिस कर सकते हैं, उसको रेप्लिकेशन करके उसको एक नया सिंथेसिस करके एक और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो क्या होगा, जो पेरेंट के डीएनए मॉलिक्यूल से बहुत ही सिमिलर होगा। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। और इसी सब डिस्कशन के बाद जो जेनेटिक डिफरेंशिएशन था, मीन जो जेनेटिक इम्प्लीकेशंस थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, वो इन सब डिस्कशन के बाद लोगों को समझ में आने लगा और फिर लोगों ने उसे समझना चालू की कि नहीं वो जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना है नहीं, और फिर उसे समझने लगे, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आसान हो गया। फिर क्या बता रहा है कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था उसके कुछ 4 मेजर पॉइंट्स हैं। क्या है, किसने दिया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया था, 4 पोस्टुलेट्स के बेसिस पे दिखाया गया है। इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। क्या बताया उन्होंने बताया कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो किससे बना हुआ है, वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, जो क्या करते हैं, जो जिसका बैकबोन क्या है, सुगर फॉस्फेट, उसका बैकबोन फॉर्म करते हैं, और जो बेस रहते हैं उसे प्रोजेक्ट करते हैं, अंदर की तरफ से जोड़े रहते हैं, ठीक है। द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। जो दोनों चेन्स होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, उनकी जो पोलैरिटी होती है वो एंटी पैरेलल होती है, मींस एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो दूसरा चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो ये बेसिस होते हैं दोनों स्ट्रैंड में एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से एक दूसरे से जुड़ते हैं, मींस कैसा, एडेनिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन forms 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड। जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ जो दूसरे स्ट्रैंड में होता है उसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ जो दूसरा चेन होगा उसके साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। और तो और जो ये डबल हेलिक्स में 2 चेन है वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल किए होते हैं, मीन्स कॉइल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन राइट हैंडेड मोड में। राइट हैंडेड मोड मीन्स इस तरह के मोड में वो कॉइल का फॉर्मेशन किए होते हैं, ठीक है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। और तो और जो हेलिक्स का पिच होता है, मीन्स ये जो एरिया होती है वो कितनी होती है, वो 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है। पिच कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है, और लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। और फिर उन्होंने क्या बताया, लगभग 10 बेस पेयर एक टर्म में पाए जाते हैं। और उसी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि द डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन हेलिक्स इज 0.34 नैनोमीटर। जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस 2 बेस पेयर के बीच में कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है, और 10 बेस पेयर इसी तरह के होते हैं, तो जो पूरा स्ट्रेंथ हो गया कितना हो गया, वो 34 नैनोमीटर का शो होता है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कम्स फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। और तो क्या बताया, जो एक
प्लेन होता है, मीन्स एक चेन का जो प्लेन होगा वो दूसरे के ऊपर होता है, ठीक है। मीन्स ऊपर का मतलब जब डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एक दूसरे के ऊपर कॉइल फॉर्म में चढ़ते हैं, कॉइलिंग फॉर्म शो होता है, और वो कॉइलिंग फॉर्म्स के बीच में किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये क्या शो करता है, दिस शोज द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। वो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, इससे उनकी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। सो आज इसके अलॉन्ग विद दैट, उसके साथ ही साथ हमने और तो और उस स्ट्रक्चर का क्या बताया कि जो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो सिंपलर होता है, बहुत ही सिंपल होता है, उसे रिवॉल्यूशनरी बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वेरी सून, उसी के बहुत ही जल्दी फिर जो फ्रांसिस क्रिक थे, मीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेंट्रल डोगमा थ्योरी को प्रपोज की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, जिसके अकॉर्डिंग जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसफर होता है उन्होंने बताया। सेंट्रल डोगमा थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है, जब डीएनए में फर्स्ट टाइम रेप्लिकेशन होगा फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उससे एमआरएनए फॉर्म होता है। मींस डीएनए से जो मैसेज था वो कहाँ गया, एमआरएनए, फिर जब एमआरएनए में ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा तो उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और उन्होंने फ्रांसिस क्रिक ने ये सेंट्रल डोगमा थ्योरी द्वारा बताया। और तो और क्या दिया है, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। और तो और कुछ वायरसेस में ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो उल्टा भी देखा गया है, मीन्स कुछ वायरसेस में आरएनए से डीएनए की तरफ ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस को देखा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।